स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा, एक नए तेवर नए कलेवर के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने इस खास शो को लेकर। अगले 1 घंटे में हम दिखाएंगे देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही साथ होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कई कहानियां भी। हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर, उनसे भी करेंगे बात। और अगले 1 घंटे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगी मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात भावना। सुप्रभात चला। और आज जिन प्रमुख खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है वो झारखंड विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मियां जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में भरने वाले हैं चुनावी हुंकार। बताएंगे आपको कि कहां कहां प्रधानमंत्री आज जाने वाले हैं। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। बताएंगे कि कैसे वहां पर चुनावी तापमान इस समय बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ विधानसभा का सत्र जो है वो आज से शुरू होने वाला 5 दिवसीय सत्र है। बताएंगे कि कौन से मुद्दे इस सत्र में चर्चा के लिए रखे जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। संवाददाताओं से लेंगे अपडेट। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की अहम सुर्खियों के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी आज गढ़वा और चाईबासा में करेंगे रैली। हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन के प्रचार अभियान में भी आएगी तेजी। महाराष्ट्र में प्रत्याशियों के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। क्या बागियों को मना पाएगी महायुति और महाविकास अघाड़ी? श्रीनगर में ग्रेनेड हमले के बाद लाल चौक पर बड़ी सुरक्षा। सरकार गठन के बाद आज से विधानसभा का सत्र। अब्दुल्ला सरकार को घेरने के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी। कर्नाटक में वक्फ भूमि विवाद पर बीजेपी का आज पूरे राज्य में प्रदर्शन। किसानों की जमीन पर कब्जा करने के आरोप, बैकफुट पर सिद्धारमैया सरकार। अमेरिकी चुनाव में अब कुछ घंटे बाकी, अंतिम दौर में स्विंग स्टेट्स के लिए हैरिस और ट्रंप का प्रचार अभियान। और अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं झारखंड के चुनावी रण के साथ। दिवाली खत्म होते ही अब झारखंड में चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले गढ़वा और फिर चाईबासा में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसका पलामू प्रमंडल की सभी विधानसभा सीटों पर असर हो सकता है। पलामू में आपको बता दें कि 5 विधानसभा सीट हैं, जबकि गढ़वा में 2 विधानसभा सीटें। पलामू में पांकी, डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर और बिश्रामपुर विधानसभा सीटें हैं, जबकि गढ़वा में गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा सीटें हैं। गढ़वा की बात की जाए तो आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। इस सीट पर एक तरफ जेएमएम ने अपने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 2 बार से गढ़वा सीट से विधायक रहे सत्येंद्र नाथ तिवारी को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से गिरिनाथ सिंह और बीएसपी से अजय कुमार चौधरी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर चाईबासा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर पिछले 15 वर्षों से जेएमएम का कब्जा है। जेएमएम ने एक बार फिर दीपक बिरुवा पर अपना भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने चाईबासा से गीता बालमुचु को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि झारखंड में इन दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो झारखंड के गढ़वा विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी और जेएमएम के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने इस बार 2 बार के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को गढ़वा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी मुद्दे और सीट के गणित को लेकर भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी से डीडी न्यूज के संवाददाता सुमेश पटेल ने खास बातचीत की है। कि 2 बार रह चुके विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को इस बार बीजेपी ने गढ़वा सीट से फिर से टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है
भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और भय भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है आज के समय। करप्शन तो इस कदर बढ़ गया कि आप अंचल में चले जाइए, एलपीसी अगर आपको बनवाना हो, आपका अपना खुद का ज़मीन बेचना हो, मान लो बेटे को इंजीनियरिंग कराने के लिए, बेटी के शादी में ज़मीन बेचना हो, जितना का ज़मीन है उसका 30% कॉस्ट आपको एलपीसी बनाने में पदाधिकारी ले रहे हैं। और भू माफिया तो इस कदर हावी हैं, कौन किसका ज़मीन लूट लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यहीं पर चिनिया मोड़ में बेचारे लाला जी थे, मिल चलाते थे, यहाँ के वर्तमान मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, बेचारे के इच्छा के विरुद्ध उनका ज़बरदस्ती ज़मीन रजिस्ट्री करा ली है। बेचारे लाला जी का रात में हार्ट अटैक आ गया। आज इसी तरीक़ा से अफरा तफरी मचा हुआ है, कौन किसका ज़मीन लूट लेगा कोई गारंटी नहीं है। डुप्लीकेट जाली कागज बना करके तो इशू तो इस बार इतना है कि उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि कौन इशू। एक मैंने बस मुख्य इशू है भ्रष्टाचार। आप साफ तौर पे सुन रहे थे सत्येंद्र नाथ तिवारी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी गढ़वा सीट से इस बार जीत हासिल करेगी और जो वर्तमान में यहाँ पर जीएमएम के प्रत्याशी हैं मिथिलेश ठाकुर, इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और इस बार झारखंड और गढ़वा में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, गढ़वा, झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां इस समय तेज हो गई हैं। झारखंड की गढ़वा विधानसभा सीट भी काफी हॉट सीट मानी जाती है। क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे, आइए जानते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा सीट में और एक लिट्टी चोखा की दुकान पे हैं। यहाँ पर कुछ लोग लिट्टी चोखा खाने के लिए भी आए हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हेमंत सोरेन जब आज 2019 में अपना वादा किए थे 5 लाख नौकरी देंगे और बीए पास और इंटर पास को 2000 रुपया महीना देंगे, न 5 लाख नौकरी मिला और न पैसा मिला। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और क्या, कुछ कहना ही नहीं है, कहने के लिए कुछ बच ही नहीं गया यहाँ पे। कि अपना लिट्टी दुकान बेच रहे हैं पर महंगाई इतना आ रहा है कि एक ठोप बेनिफिट नहीं आ रहा है। जो उनके कार्यकर्ता और यहाँ के जो पूर्व अभी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो विकास का झूठा बयान दिया जाता है वो विकास आम जनता का नहीं हुआ है, विकास उनके कार्यकर्ता का हुआ है। और यहाँ पर एग्ज़ाम का देख लीजिए, आज एग्ज़ाम दिया और शाम में उधर से निकलेगा बच्चा लोग एग्ज़ाम दे के तो पेपर लीक हो गया। बेरोजगारी पूरा चरम सीमा पे है। गढ़वा विधानसभा सीट के स्थानीय लोगों का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो वर्तमान में सरकार है इन्होंने 5 साल में कोई विकास नहीं किया, इस राज्य में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। अपने सहयोगी सत्येंद्र तिवारी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, गढ़वा। और आपको बता दें कि झारखंड के सियासी रण में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। माटी, रोटी और बेटी की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कई चुनावी वादे किए हैं, तो वहीं राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बांग्लादेश के साथ सेटिंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल किया है कि किस आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को देश में शरण दी जा रही है। झारखंड के बरहेट से पार्टी प्रत्याशी और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती है तो वो ये बताए कि यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा या नहीं। हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बहरूपिया लोग हैं। हेमंत सोरेन की आज पलामू, सिमडेगा, सिसई और रातू में चुनावी रैलियां हैं। झारखंड में सियासी पारा इस समय तेज है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं और ऐसे में देखना होगा कि आज जब प्रधानमंत्री गढ़वा और चाईबासा पहुंचेंगे तो क्या जीत का मंत्र देते हैं। और बिल्कुल ज़्यादा जानकारी के साथ सोमेश पटेल हमारे संवाददाता गढ़वा से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सोमेश, बात करें गढ़वा की तो गढ़वा में चुनावी पारा जो है काफ़ी रोचक होता जा रहा है और काफ़ी कई जो मुद्दे हैं वो भी
तैर रहे हैं और ज़मीनी मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन्हें उठाया जा रहा है। क्या कुछ मुद्दे हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो रैली है उसे लेकर लोगों में उत्सुकता है। ये आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, झारखंड का गढ़वा जिले के लिए आज काफी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आजादी के बाद पहली दफा होगा कि कोई प्रधानमंत्री गढ़वे जिले पहुंचेंगे। तो आज प्रधानमंत्री का जो दौरा है, प्रधानमंत्री 2 चुनावी रैली करेंगे, पहला चाईबासा और दूसरा गढ़वा में। आज जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तमाम लोग पहुंचेंगे भी, और जो स्थानीय यहाँ पर जो मुद्दा है गढ़वा जिले में जो तमाम मुद्दे को लेकर यहाँ पर लगातार सियासत होती रही हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, जमीन घोटाले का मुद्दा है, तो तमाम इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता के बीच में तमाम मुद्दा उठता भी रहा है। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो झारखंड में 5 परिमंडल हैं, जिसमें रांची, साहेबगंज ये परिमंडल है, और दूसरी तरफ जो पलामू परिमंडल में 9 विधानसभा आते हैं। आज 9 विधानसभा के प्रत्याशी भी यहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो चुनावी हुंकार भरेंगे, उनके पक्ष में तमाम बातें भी करेंगे। और दूसरी तरफ कल जिस तरह से बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, करीबन 25 सालों बाद 150 पन्नों का यह घोषणा पत्र है, जिस घोषणा पत्र में तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। गोगी माता योजना हो, महिलाओं को राशि देने की बात हो, वृद्धा पेंशन हो, तो तमाम इन बातों का भी यहां पर जिक्र किया है। दूसरी तरफ जिस तरह से मैं कोल्हान की बात करूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा जो चाईबासा में होगा, कोल्हान, क्योंकि सबकी निगाहें इस बार कोल्हान क्षेत्रों में है, क्योंकि पिछले बार बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी, लेकिन इस बार जो कोल्हान का जो क्षेत्र में सबकी नजर है, और जो कोल्हान के क्षेत्र में जो 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी दांव प्रतिष्ठा भी लगी है। और दूसरी तरफ जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, तो आज प्रधानमंत्री को पहुंचने को लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा सकता है। जी सोमेश, आपने कोल्हान की बात करी सोमेश, तो कोल्हान ऐसा क्षेत्र आता है जहां कहा जाता है कि झारखंड के जीत का रास्ता कोल्हान से होता हुआ जाता है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे, तो अगर पिछले चुनाव से देखें तो समीकरण बदल चुके हैं। यहां आजसू का भी साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा को मिल रहा है। ऐसे में किन किन वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है इस यात्रा के जरिए, इस संबोधन के जरिए, इस जनसभा के जरिए? कहते हैं कि अगर किसी को भी झारखंड में अगर सरकार बनानी हो तो कोल्हान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस तरह से 2019 विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, तो पिछली बार इस बार जो बीजेपी ने जो सीट शेयरिंग किया है, बीजेपी यहां पर 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में आजसू ने बीजेपी से किनारा कर लिया था, लेकिन इस बार आजसू के साथ यहां पर साथ दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कोल्हान में जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार उस इलाके में दौरा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम इन मुद्दों को लेकर उस इलाके में लगातार मैं अगर बात करूं तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा यहां पर लगातार कैंप कर रहे हैं, लगातार चुनाव रैलियां कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस चुनाव में बात कही गई है, बांग्लादेश घुसपैठ की। आपने कल सुना होगा जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा है कि एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम एनआरसी लागू करेंगे, और झारखंड से जो बांग्लादेश घुसपैठ हुआ है, जिस तरह से आदिवासियों की संख्या कम हो रही है संथाल परगना में, हम आदिवासियों को खदेड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री 2 सभाओं को यहां पर संबोधित करेंगे, चाईबासा और गढ़वा में, और क्या प्रधानमंत्री जी कहेंगे, काफी महत्वपूर्ण बातें सुनने को मिल सकती है। तो बिल्कुल दोनों ही बीजेपी और जेएमएम दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, और वादे इरादे जनता के बीच ले जाए जा रहे हैं। माटी रोटी और बेटी की बात हो रही है, तो भ्रष्टाचार पर भी प्रहार हो रहा है और भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो रही है। तमाम मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे, जिन्हें लेकर जनता के बीच में पार्टियां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल धन्यवाद सोमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट साझा करने के लिए। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और बात करते हैं महाराष्ट्र के महासंग्राम की। तो महाराष्ट्र के चुनावों में बागी दोनों ही पक्षों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। दोनों ही गठबंधन को सबसे बड़ी चुनौती बागियों से मिल रही है। महायुति के 36 और महाविकास अघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। सोमवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। इस बीच महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बागियों को नामांकन वापस नहीं लेने पर पार्टी से निकालने की चेतावनी दी है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो स्थान है वो माँ की जगह है। जो लोग नामांकन वापस लेते हैं उनका हम सम्मान करेंगे, पार्टी उनका सम्मान करेंगी। अगर जो नामांकन वापस नहीं लिया, पार्टी के खिलाफ लड़े, उनको 6 साल के लिए पार्टी के दरवाजे बंद किए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से असली और नकली शिवसेना के सुर सुनाई देने लगे हैं। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में 49 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना के 2 धड़ों के बीच सीधी भिड़ंत है। मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने कमाटीपुरा में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मुंबादेवी में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कमाटीपुरा का पुनर्विकास करना सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, मुंबादेवी में बहुत सारे मुद्दे हैं, क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो या फिर जहां हम हैं अभी कमाटीपुरा एरिया का रीडेवलपमेंट, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ माँ अम्बा देवी और माँ मुंबा देवी के आशीर्वाद के साथ कि सबसे पहले हम रीडेवलपमेंट करेंगे तो कमाटीपुरा एरिया का। अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों से लोगों के बीच लगातार वो काम कर रही हैं। हमारे जितने प्लान थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमें उसके रिजल्ट दिखने लगेगा। तो चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि पिताजी की सीट है, लेकिन कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि पिछले 7 सालों से ज़मीनी तौर पे लोगों से जुड़ी हूँ। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महाराष्ट्र में बागी फैक्टर किसका क्लोज होगा चैप्टर। धीरज कुमार जुड़ चुके हैं सतारा से। आइए सीधा उनसे अपडेट ले लेते हैं। धीरज, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। 4 नवंबर की वेट की जा रही थी कि ये जो बागी फैक्टर है ये चुनाव की दिशा और दशा बदल सकते हैं। आज जब इतनी माथापच्ची हो चुकी है, 50 बागी हैं, कहीं ज़्यादा उससे भी ज़्यादा हैं, 50 के करीब हैं, ऐसे में इनको मनाने का सिलसिला किस तरीके से चला और आज क्या उम्मीद करी जा रही है महायुति और महाविकास अघाड़ी से? जी बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे महायुति की बात कर लें या महाविकास अघाड़ी की बात कर लें, तो दोनों जो दल हैं, दोनों दलों के लिए बाकी उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार, उनके लिए टेंशन बने हुए हैं। और जहां तक महायुति की ही अगर हम बात कर लेते हैं तो महायुति के बागी को मनाने के लिए कल देर शाम तक जो
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके घर तक बैठक चली है और बागियों को मनाने की कोशिश की गई है। पहले बागियों को उप मुख्यमंत्री के यहाँ बुलाया गया था और देर रात तक ये बैठक चलती रही है। हालांकि जो खबर आई है उसके मुताबिक कई जो बागी उम्मीदवार हैं उनके आवास पर पहुंचे हैं और उसमें एक तरीके से उनको मनाने की जो कोशिश है वो की गई है। और जो दोनों दल हैं, चाहे हम महाविकास अघाड़ी कर लें या महायुति कह लें, दोनों दलों की ये कोशिश है कि उनके बागी जो मैदान से हट जाएं। और नहीं की स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि अगर अंतिम समय तक अगर ये बागी मानने को तैयार नहीं होते हैं तो उनके ऊपर पार्टी जो है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। हालांकि पहले ये कोशिश है कि उनको किसी तरीके से मना लिया जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो कह सकते हैं कि टेंशन की बात है वो मुंबई की सीटों को लेकर है, क्योंकि मुंबई की सीटों पर मुंबई की 36 सीटें हैं और 36 सीटों में 22 सीटों पर जो मनसे जो है राज ठाकरे की पार्टी है मनसे ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव जबकि हुआ था तो लोकसभा चुनाव में मनसे ने अपना कोई भी उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारा था और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि वह एनडीए का समर्थन करेंगे। लेकिन अगर हम मुंबई के ही बात कर लें तो बीजेपी के खिलाफ 12 और शिवसेना जो शिंदे गुट है उनके खिलाफ उन्होंने 10 उम्मीदवार उतारे हैं। अब देखने की स्थिति होगी कि इन 22 उम्मीदवारों को मनसे वापस लेती है या नहीं लेती है। और अगर ये 22 उम्मीदवार वापस नहीं आते हैं तो हम कह सकते हैं कि मुंबई का जो समीकरण है, चुनावी समीकरण, बिगड़ सकता है। बीजेपी ने तो अल्टीमेटम भी दे दिया है बागियों को, लेकिन जो मनाने की कवायद है वो कहाँ तक पहुंची है? क्योंकि जो पार्टी मनाने में ज्यादा कामयाब होगी उसकी जीत का रास्ता भी उतना ही साफ होता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा भी अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र का जो ये चुनाव है काफी दिलचस्प होता जा रहा है। असली और नकली का मुद्दा भी जो है वो भी काफी प्रबल है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। जो असली और नकली का जो मुद्दा है वो भी महाराष्ट्र में प्रबल है। देखिए, असली और नकली का मुद्दा न केवल शिवसेना के भीतर है बल्कि हम कह सकते हैं कि ये एनसीपी के ही भीतर है। आप शिवसेना में की अगर हम बात कर लें तो एक तरफ उद्धव ठाकरे ये ताल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं कि असली शिवसेना हम है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो असली शिवसेना का जो सिंबल था वो एकनाथ शिंदे गुट के पास चला गया। तो जाहिर सी बात है कि दोनों दल के जो 49 जो उम्मीदवार हैं आमने सामने हैं वो शिवसेना के। तो ये देखने वाली उनके लिए अग्नि परीक्षा होगी कि जो असली शिवसेना कौन होता है ये तो जनता तय करेगी। और जहाँ तक एनसीपी की बात है तो एनसीपी की तरफ से भी बड़ी खबर आ रही है। और जिस तरीके से जो एनसीपी के जो महारथी हैं शरद पवार, वो अपने पोते के लिए बारामती सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो बारामती से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ उनके भतीजे अजीत पवार वहीं डटे हुए हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि अजीत पवार अपने बारामती के क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में जिस तरीके से जो दीपावली मिलन समारोह के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की, तो ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ उससे पास में इंदापुर की सीट है जहां से ये खबर आ रही है कि इंदापुर में जो एनसीपी का जो शरद गुट है उसमें बगावत के सुर तेज हो गए हैं। वहाँ के जो विधायक हैं हर्षवर्धन पाटिल, जिसको कि एनसीपी शरद गुट की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था, उनके ही समर्थक जो अप्पा राव जगदाले हैं उन्होंने बगावत कर दिया है। तो इस बगावत को हालांकि मनाने के लिए कल शरद पवार इंदापुर पहुंचे थे, लेकिन शरद पवार के वहां से निकलने के बाद ही खेला शुरू हो गया। तो एनसीपी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, खास करके शरद गुट के लिए। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि जो 36 सीटों पर एनसीपी और जो असली, ये कह सकते हैं कि असली और नकली एनसीपी, मैं एनसीपी शरद गुट और एनसीपी जो अजित पवार की गुट है 36 सीटों पर आमने सामने है। और अगर हम वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात कर लें तो वेस्टर्न महाराष्ट्र ये तय कर देगा कि इन 36 सीटों में किस दल के प्रत्याशी को जीत मिलता है। और वहीं ये सिंबल तय होगा कि असली एनसीपी कौन है और नकली एनसीपी कौन है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि चाहे शिवसेना के दोनों धड़े हो या एनसीपी के दोनों धड़े हों, दोनों एक दूसरे को चुनावी मैदान में शहमात देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों अपने बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं, निर्दलीय को मनाने में जुटे हुए हैं।
ताकि उनके पक्ष में जो महाराष्ट्र की जनता फैसला ले सके। और जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो बागियों की बात हो रही है उसमें एक महाराष्ट्र का माहिम सीट है। माहिम सीट से मनसे के राज ठाकरे जो हैं, जिनके नेता हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे उम्मीदवार हैं और आदित्य ठाकरे के लिए भी वहाँ चुनौती बनी हुई है, क्योंकि शिवसेना ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ सदा सरवनकरे को मैदान में उतारा है। तो वहाँ भी शिवसेना को एक तरीके से मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि माहिम सीट पर बीजेपी ने अपना समर्थन नहीं दिया था। बीजेपी सीट में बिल्कुल धीरज, तो कहीं ना कहीं रूठों को मनाने की कवायद दोनों ही गुटों के द्वारा की जा रही है। और धीरज, आज वो दिन है जब ये तय हो जाएगा कि ये बागी जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और कैसे चुनाव की आगे दिशा और दशा बदलती है और जीत का फिर किस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर शुरू होगा चुनावी प्रचार का सिलसिला। धीरज, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कर्नाटक में वक्फ द्वारा किसानों की जमीन को लेकर जारी किए गए नोटिस पर जो मुद्दा अब है वो गर्माता जा रहा है। जी हां, वक्फ भूमि विवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान करी है। राज्य में मठ, मंदिर और किसानों की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वालों के खिलाफ यहां भाजपा जन आंदोलन चलाने जा रही है। वक्फ संपत्ति पर 1974 के गजट अधिसूचना को वापस लेने और सत्ता के दुरुपयोग की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विजयपुरा, कुलबर्गी, बीदर और शिवमोगा के किसानों ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि वे एक सदी से अधिक समय से उस पर खेती कर रहे हैं और उनके पास अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए सभी दस्तावेज भी हैं। राज्य के कई जिलों से इस तरह के आरोप के बाद कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर है। हालांकि वक्फ बोर्ड के द्वारा किसानों की जमीन हड़पने के मुद्दे के विवाद गरमाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वक्फ जमीन मुद्दे पर किसानों को दिए गए पहले के सभी नोटिस रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने राजस्व, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए किसानों को नोटिस दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है और इसे तत्काल वापस लेने का निर्देश भी दे दिया है। विवाद के बीच राज्य के वक्फ और आवास मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा है कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के पास कभी 1.12 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन वर्तमान में उसके पास केवल 23,000 एकड़ ही जमीन है। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। बेंगलोर से हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं शुभा, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। आज भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, क्या मुख्य मुद्दा है, क्या मांग कर रही है और ऐसे में सिद्धारमैया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि इससे पहले वो मोडा स्कैम में फंसे, अब वक्फ भूमि विवाद, तो लगातार बैकफुट पर आ रही है सिद्धारमैया सरकार। कर्नाटक में अभी हालचाल हम देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड इस साल तक नहीं था और इन्होंने तुरंत किसानों के लिए नोटिस दिया था। वो नोटिस देखते ही किसानों के मन में घबराहट हुई थी, क्योंकि वो किसान उस जमीन पर आधार थे, उनके सारे परिवार उस जमीन पर आधार थे। अभी अभी इनको एकदम नोटिस देने के बाद किसानों के मन में घबराहट हुए थे और जमीर अहमद खान जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, इन्होंने ना किसी को बताए हुए, ना किसी का मीटिंग करते हुए इन्होंने अपने लिए एक फैसला लिया था, वो इन्होंने तुरंत नोटिस तो दे दिया। लेकिन कर्नाटका के कांग्रेस सरकार में जिन्होंने नोटिस दिया उनके पर ही हमलावर आरोप हम देख सकते हैं। अभी सिद्धरामैया ने तुरंत ही इन्होंने मीटिंग किया और उस मीटिंग में कानून सचिव एच.के. पाटिल और कंदाई सचिव कृष्ण बैरागौड़ा सहित अनेक शासक, नायक और कांग्रेस के कई नेता थे। लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए जिन्होंने मीटिंग किया था, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जमीर अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने तो कोई अन्य कार्य में बिजी था, इसलिए मैंने मीटिंग अटेंड नहीं किया। जो इसके बाद सिद्धरामैया ने जमीर अहमद खान को नोटिस दिया कि कर्नाटका के जो भी किसानों के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने दाखलाती में वक्फ बोर्ड का नाम लिया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को हम तुरंत ही निकल देंगे और उसमें वक्फ बोर्ड का नाम अभी आगे से नहीं होगा। बल्कि क्वेश्चन ये है कर्नाटका में आगे से नहीं होगा, मतलब इन्होंने सारी नोटिस तो दे दिया है। और कर्नाटका के किसान हम देख सकते हैं, हावेरी जिला में एक अधिकारी, मुस्लिम अधिकारी के घर में इन्होंने
घोषणा किए थे और प्रतिभटन भी किया था। सारे कर्नाटक में मामला चल रहा था और कर्नाटका के वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके लिए जो शाला कॉलेज के लिए और समाज के उद्धार के लिए इन्होंने काम कर सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर जमीर अहमद खान ने बताया 1.12 लाख वक्फ बोर्ड का एकड़ जमीन का था, अभी 23,000 बचा है और उसके आगे का जमीन को लेने के लिए किसान उनसे जमीन छीन रहा है। लेकिन किसानों का वादा यह है कि वक्फ बोर्ड को भलाई के लिए होता है। अभी वक्फ बोर्ड ही इनके जमीन को छीन लिया तो सारे के सारे इनका परिवार है जो रास्ते पे आ सकता है। और मंड्या जिला के चंदगालू से हम देख सकते हैं, चंदगालू एक गांव है, उस पर सरकारी शाला जो चल रहा है, कई सालों से सरकारी शाला चल रहा है, उस शाले को अभी वक्फ बोर्ड के नाम पे किया गया है। शोभा, ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए कई सारे प्रमुख मामले हैं जो कि वक्फ बोर्ड के सामने आए हैं, जहां उन्होंने नोटिस दिए और उसका कोई आधार उन्होंने नहीं बताया। उस जमीन पर बरसों से दूसरे लोगों का कब्जा है, उस पे काम कर रहे हैं, वो अपने कागज भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में वक्फ कैसे कह सकता है कि ये उनकी जमीन है? ऐसे में क्या लीगैलिटी है, क्या कुछ आधार है वक्फ के पास उसको अपना कहने का? अपना कहने के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए इन्होंने नई रूल्स बनाया और नई से अभी प्रिंटेड हो गया है। और इस दिन तक तो नहीं था वक्फ बोर्ड के लिए। जो किसान अभी बैंक से लोन लेते हैं और कोई किसान अपने जगह को बेच देते हैं, ऐसे तो वक्फ बोर्ड का नाम नहीं था। अभी से ये नाम शुरू हुआ है और सिद्धरामैया ने बताया अभी से नाम तो शुरू हुआ है लेकिन आगे से नहीं होगा, इसने इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन कर्नाटका के किसानों के लिए और कर्नाटका के मठ मंदिर और चर्च के लिए भी ये वक्फ बोर्ड अभी घातक सा मामला दिख रहा है। और कर्नाटका के सिद्धरामैया के खिलाफ जो बीजेपी ने आज कर्नाटका के कई जिलों में प्रतिभटन का आयोजन भी किया है और रैत जिन्होंने किसानों के लिए सपोर्ट भी ले चुके हैं और आज इन्होंने कर्नाटक के राज्य के कई जिलों में प्रतिभटन का प्रदर्शन भी किया है। ये ना केवल कर्नाटका का मामला है और हम केरला में देख सकते हैं, केरला में 1400 से ज्यादा एकड़ भूमि को इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे किया था। वहां पर देख सकते हैं वेलंकनी माता चर्च है, वहां पे चर्च है, वहां चर्च के जगह को इन्होंने वक्फ बोर्ड का नाम दिया। अभी सरकारी शाला को इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम दिया, मंदिर के जगह को इन्होंने वक्फ बोर्ड का नाम दिया। ये सारे के सारे हम देख सकते हैं। तो कर्नाटका में अभी उपचुनाव भी हो रहा है, उपचुनाव एक नहीं 3 प्लेसों में हो रहा है, शिग्गावी, चन्नपटना और संडूर में उपचुनाव है। इस उपचुनाव के मामले पर भी कर्नाटका के कांग्रेस सरकार को असर पड़ सकता है। लेकिन इन्होंने न केवल एक समुदाय को धोखा नहीं दे रहे बल्कि सारे के सारे कर्नाटका का लोग है, इनके सारे के धोखा दे रहे हैं। तो कर्नाटका के लोग इस उपचुनाव में इनसे क्या उत्तर लेंगे और क्या उत्तर बनाते हैं। और कर्नाटका के इसी उपचुनाव के मामले में सिद्धरामैया ने तुरंत मीटिंग करके इन्होंने सारे के सारे जनता को मनाने की कोशिश की, लेकिन जनता को पता है कौन करेक्ट है और कौन कैसे राजनीतिक तंत्र रच रहा है। ठीक तो शुभा, तमाम जानकारियों के साथ शुभा, कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है और आज बीजेपी का राज्य व्यापी आंदोलन भी है। देखना होगा कि किस तरीके से आंदोलन अंजाम लेता है। फिलहाल शुभा, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद भवन परिसर में आज जेपीसी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जमाते इस्लामी हिंद भी शिरकत करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर सलीम प्रतिनिधियों को मिलेंगे और इसके बाद इसके अलावा जेपीसी में मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी समूह का एक प्रतिनिधि मंडल भी अपना पक्ष रखने के लिए शामिल होगा। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुस्लिम महिला प्रोफेसर भी इसमें शामिल होंगी। आपको बता दें कि जेपीसी की बैठक कल भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद से प्रतिनिधि जेपीसी के समक्ष पेश होकर अपने सुझाव रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते तक पेश की जानी है। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया है कि बैठक में अधिक से अधिक हितधारकों, बुद्धिजीवियों, इस्लामी विद्वानों, पूर्व न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों, अल्पसंख्यक संगठनों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि बिल में संशोधन का उद्देश्य ख्वातीनों, पसमानदा मुस्लिमों समेत अन्य सभी संबंधित को लाभ पहुंचाना है।
हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब जिम्मेदार हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे अपोजिशन के हों, और मुझे लगता है कि सब लोग इस जेपीसी में जो बिल रेफर हुआ वक्त का, इसमें मेहनत करें और करके एक अच्छे से अच्छी रिपोर्ट तैयार करें और वो आपस की सहमति भी हो, जिससे कि एक अच्छा बिल जो सरकार की मंशा है कि जो अपने आप में वक्त के इस अमेंडमेंट बिल से एक ट्रांसपेरेंसी ला सके और वक्त का जो पर्पज है जो लोग गॉड के नाम पे देते हैं उसका लाभ मतलब खवातीन को, पसमानदा मुस्लिम्स को, आम गरीब गुर्बत से जुड़े हुए लोगों को मिल सके, एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, वो मकसद पूरा हो सके। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। जी हां, ये सत्र शुरू हो रहा है चुनावों के बाद पहला सत्र है और आज ही स्पीकर का चुनाव भी होगा। फिर सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। सत्र 5 दिन का है। उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 6 और 7 नवंबर को होगी। बीजेपी ने सदन में अब्दुल्ला सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें स्पीकर को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय विधायक शामिल हुए। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करना, दरबार मूव, आतंकी हमलों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं। और अब बात छठ पूजा की। छठ पूजा उत्तर भारत के सबसे खास त्योहारों में से एक है। कल 5 नवंबर से इस पर्व की छठा देखने को मिलेगी। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ होने वाली है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये महापर्व समाप्त होगा। इस त्योहार में भगवान सूर्य और छठ मैया की पूजा की जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि इस 4 दिन के त्योहार में उपवास भी किया जाता है। इस त्योहार में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ देने का विधान है। तो कल से नहाय खाए के साथ छठ की पूजा की शुरुआत होगी और साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत के साथ सभी जगह इस समय तैयारियां हो रही हैं। श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। और वहीं छठ महापर्व को लेकर रेल विभाग ने भी इस बार पहले से भी अधिक बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था की हुई है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्पेशल ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर की गई सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन के अनुसार, सतीश कुमार के अनुसार, कि कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने छठ महापर्व पर चलाई जा रही विशेष ट्रेनों और यात्रियों की सुविधाओं के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रेलवे ने इस साल 13 दिनों में करीब 7,726 ट्रेनें चला रहे हैं। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष करीबन हम लोग इन 13 दिनों में करीबन 7,726 ट्रेनें चला रहे हैं और इसी अवधि में पिछली बार हम लोगों ने करीबन 4,500 ट्रेनें चलाई थी। और यदि हम केवल दिल्ली की बात रहें तो करीबन 195 ट्रेनें हम लोग 13 दिन में चला रहे हैं। और इसमें एक बात और बताना चाहते हैं कि पिछले वर्ष से इस वर्ष करीबन 10 ट्रेनें रेगुलर वे में बढ़ गई हैं और रोजाना करीबन 15 से 16 स्पेशल अनाउंस ट्रेन हैं जो पहले से जिसमें यात्री रिजर्वेशन करा सकते थे। और इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार हम ऑन डिमांड अनरिजर्व गाड़ियां भी चला रहे हैं।
तो पटना से जुड़ गए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण। आइए सीधा रुख करते हैं मधुरेश का। मधुरेश, अगर पटना की बात की जाए तो कितने घाटों पर छठ मैया की पूजा की तैयारी की हो चुकी हैं और साथ ही साथ श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है इस समय, क्योंकि बाजारों में रौनक दिख रही होगी? निश्चित रूप से दिवाली खत्म होने के साथ ही बाजार में छठ को लेकर के जो रौनक है वो बढ़ गई है और पटना में 109 घाट हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, जहां छठ को लेकर के बृहद स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही छठ घाटों का निर्माण किया गया है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने कल छठ घाटों का दौरा किया था और जो अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश दिए थे। छठ घाटों पर चेंजिंग रूम, बाथरूम और भी जो अन्य जरूरी चीज है उसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। ड्रोन से पूरे क्षेत्र पर नजर रखा जाएगा, जो घाट क्षेत्र है उस पर नजर रखा जाएगा। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। गंगा के पानी में बैरिकेडिंग की गई है कि कहां से आगे जाना जो व्रती हैं और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए खतरनाक होगा और लगातार माइकिंग भी की जाती रहेगी नाव के सहारे कि श्रद्धालु उस बैरिकेडिंग को पार न करें। इसके अलावा जो सर्विलेंस का जो सिस्टम है वो भी इनहैंस सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है और नाव से भी सर्विलेंस इस दौरान जब अर्घ दिया जाएगा उस दौरान किया जाता रहेगा। मधुरेश, आप किसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। रेलवे ने भी छठ के लिहाज से खास तैयारियां की हुई हैं। किस प्रकार रेलवे तैयार है यात्रियों के लिए? देखिए, अभी छठ को लेकर के लोगों का दूसरे राज्यों से आने का सिलसिला जारी है। अभी थोड़ी देर पहले अभी दिल्ली से पटना पूर्वा एक्सप्रेस अभी पहुंची है और बड़ी संख्या में जो यात्री थे वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। रेलवे के अनुसार आज लगभग 170 ट्रेन बिहार के लिए आ रही हैं दूसरे राज्यों से, जो कि पटना के अलावा भी जो कई जंक्शन है वहां पर आएंगी या वहां से हो करके गुजरेंगी। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो रेलवे की व्यवस्था है वो ज्यादा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ के जवान भी लगाए गए हैं जो कि पूरे स्थिति पे नजर रख रहे हैं। किसी तरह की जो गैदरिंग है, जो क्राउड है, उसको भी मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार कैंप कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर एक ओपन वेटिंग सेंटर बनाया गया है जहां पर जो यात्री आ रहे हैं वो उनको अगर पटना से कहीं बाहर जाना हो तो वहां पर वो कुछ देर आराम कर सकते हैं या वहां से आगे जाने की वो व्यवस्था के लिए वहां पे रुक सकते हैं। इसके अलावा भी जो कैंपस है, रेलवे का कैंपस है प्लेटफॉर्म की तरफ, वहां पे भी लोगों को जानकारी देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जी मधुरेश, ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था भी कड़ी की गई होगी क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है इस मौके पर घाटों पर, तो सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, छठ घाटों को लेकर के जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा पहले से इंतजाम किए गए हैं। विशेष बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। घाटों पर सर्विलेंस के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा नदी में जो पुलिस बल की टीम है वो भी लगातार जो सर्विलेंस करेंगी और साथ में माइकिंग की जाएगी लोगों के लिए कि वो जो बैरिकेडिंग बनाई गई है उसको पार ना करें। और इसके अलावा हाई राइजेस बनाए जा रहे हैं जहां से जो घाट पर पूरी नजर रखी जा सकेगी। एक साथ खड़े होकर के घाट पर लोग नजर रख सकेंगे पुलिस बल के जवान। और इसके अलावा पूरे पटना के जो घाट है, 109 घाट है, इसको 5 जोन में बांटा गया है। 5 जोन में बांट करके सारे जोन के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जा सके और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना। बिल्कुल। और मधुरेश, बिहार में जो है छठ की छठा बहुत ख़ास होती है, बहुत खूबसूरत होती है। ऐसे में आम जन जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो भी विशेष तैयारी करती हैं। आम जन किस प्रकार की तैयारी कर रहा है? किस तरह की छठा देखने को मिल रही है? देखिए, कल से नहाय खाए का त्योहार शुरू हो रहा है। जो व्रत है छठ व्रत, उसकी शुरुआत नहाय खाए के व्रत के साथ होती है। तो उसको लेकर के अभी से तैयारी शुरू हो गई है। इसमें जो लौकी होती है, लौकी की सब्जी और चावल चना के दाल के साथ बनाई जाती है। तो इसका काफी महत्व है और इसी को पहले दिन प्रसाद के रूप में व्रती ग्रहण करते हैं और इसके साथ जो उनके परिवार के लोग होते हैं उनको भी ये प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो इसकी तैयारी बिल्कुल बड़े स्तर पर चल रही है। बाजारों जो सब्जी बाजार है वहां पे भी रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि जो लौकी है उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ गई है, इससे लोगों को जरा परेशानी हो रही है। लेकिन जो सूप वगैरह की खरीदारी है, जो दौरे की खरीदारी है, फूल की खरीदारी है,
जो अन्य फलों की खरीदारी है वो काफी अच्छे स्तर पे हो रही है। और इसके अलावा कल के बाद परसों खरना का व्रत होगा, जिसमें खीर का भोग भगवान सूर्य को लगाया जाता है और छठी मैया को लगाया जाता है। तो उसके लिए चावल दूध वगैरह की भी खरीदारी लोग अभी से कर रहे हैं, ताकि व्रत के समय उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं। जी मधुरेश, इसके साथ साथ छठ पर व्यंजनों का भी बेहद ही महत्व है, खासकर ठेकुए का बड़ा ही महत्व है। ऐसे में मीठे पकवान और अलग अलग व्यंजन की तैयारी की जा रही होगी, महिलाएं किस तरीके से उत्सुक नजर आ रही हैं? देखिए, पकवान में तो कुछ खास होता नहीं है। ठेकुआ जो है वो बिहार का एक कह सकते हैं छठ लोक पर्व है, और ठेकुआ जो है वो यहाँ की संस्कृति का एक ऐसा व्यंजन है, एक ऐसी मिठाई है जो हर घर में बनाई जाती है और बहुत इजीली सुलभ अवेलेबल है। इसीलिए शायद छठ में परंपरा के साथ में जो आस्था के साथ में परंपरा का भी मेल देखने को मिलता है। तो ठेकुए के लिए गेहूं वगैरह को खरीदा जाता है और बहुत साफ बिल्कुल मधुरेश, बहुत तैयारियां हैं और बहुत उत्साह है लोगों में, और वो स्वाद और वो छठा अभी से महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से ये तमाम इनपुट साझा करने के लिए। और अब बात अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी खबरों की। जी हां, अब कुछ ही समय बाकी है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, जहां स्विंग स्टेट्स के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप जोरों शोरों से मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जी हां, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। राष्ट्रपति पद हासिल करने के लिए हैरिस और ट्रंप को स्विंग स्टेट्स के वोटर्स का दिल जीतना होगा, और ऐसे में दोनों उम्मीदवार प्रमुख राज्यों में समर्थन जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। दोनों नेता देशवासियों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 5 नवंबर को होना है राष्ट्रपति चुनाव। इसके लिए राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार ट्रंप और हैरिस के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, और स्विंग स्टेट्स कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा सकते हैं इस चुनाव में। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु जुड़ गए हैं वॉशिंगटन डीसी से, और साथ ही साथ अमृतपाल जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि बेहद ही रोमांचक हो चुका है ये चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 5 नवंबर को ये राष्ट्रपति चुनाव होने। शुभेंदु जुड़ गए हैं हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से। आइए सीधा शुभेंदु से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। शुभेंदु, आपसे पूछना चाहेंगे कि कितने मतदाता जो हैं वो इस बार राष्ट्रपति चुनाव में अपने मत के अधिकार का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार किसको जीत मिलती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, आपका जो दूसरा सवाल है उसका मैं पहले जवाब देना चाहूंगा, और जवाब फिलहाल किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही कांटे की टक्कर कही जा रही है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच। स्विंग स्टेट्स में जो कॉन्टेस्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमें समझना होगा कि जो अमेरिका है उसको हम ब्लू स्टेट और रेड स्टेट में डिवाइड करते हैं, जिसका मतलब है कि ब्लू स्टेट जो कि ज्यादातर डेमोक्रेट को सपोर्ट करते हैं, रेड जो रिपब्लिकन को सपोर्ट करते हैं, और जो स्विंग स्टेट है वहां पे निर्धारित करना बड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ के लोग किन की तरफ वोट करते हैं। मैं जॉर्जिया में था पहले कुछ दिन पहले, जिन्होंने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था और वो राष्ट्रपति बने थे। 2020 में उन्होंने जो बाइडेन को सपोर्ट किया तो वो राष्ट्रपति बने। तो जॉर्जिया, फिलाडेल्फिया जैसे जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उन्हीं पे ये निर्भर करेगा कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, और बहुत ही कांटे की टक्कर देखी जा रही है। करीब 200 मिलियन 200 मिलियन जो हैं वोटर्स हैं एलिजिबल अमेरिका में इस इलेक्शंस के दौरान। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो अर्ली वोटिंग है, सिर्फ 5 नवंबर इलेक्शन डे जो है उसके पहले जो करीब 40 दिन पहले अर्ली वोटिंग का यहाँ पे कानून है। तो अर्ली वोटिंग जो स्टेट्स में हुई है, काफी स्टेट्स में, खासकर स्विंग स्टेट्स में 50% से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो अपना मत दे चुके हैं। तो एक तरीके से कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति, ये डिसीजन जो है करीब आधे जो वोटर्स हैं उन्होंने ले लिया है। बाकी जो वोटर्स हैं वो ये डिसीजन लेंगे 5 नवंबर को, जो हमें देखना होगा कि उसका क्या हल निकल के आता है। लेकिन फिलहाल बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है, कंपटीशन है। बहुत मुश्किल है ये प्रिडिक्ट कर पाना कि किसको एज मिलता है। कोई एक जो ओपिनियन पोल है वो कमला हैरिस को आगे दिखाते हैं, तो कोई दूसरा ओपिनियन पोल डोनाल्ड ट्रंप को आगे दिखाते हैं। लेकिन स्विंग स्टेट्स में क्या होता है वही निर्धारित करेगा आने वाले समय में कि अगला राष्ट्रपति
कौन बनेगा? बिल्कुल कांटे की टक्कर है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के ही बीच में। और ऐसे में अगर हम जनता के वोटर के मूड की बात जानना चाहें तो क्या कुछ कह रहा है वोटर का मूड, और साथ ही साथ स्विंग स्टेट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है ये भी बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से ये चुनावी प्रक्रिया होती है। जी सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में। दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, उन्होंने बहुत ही जो जरूरी मुद्दे हैं, बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं अमेरिकी लोगों के लिए, इस सोसाइटी के लिए, उन मुद्दों को उठाया है। जहां पे कमला हैरिस एक तरफ जो सेंसिटिव इशू है अबॉर्शन का, उस पे उन्होंने एक बड़ा कड़ा रुख लिया है कि ये महिलाओं के अधिकार का जो है विषय है। तो उन्होंने इस चुनाव को महिलाओं के अधिकार से जोड़ दिया है कि अगर आप महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप डेमोक्रेट्स को, कमला हैरिस को वोट करेंगे। उनका ये कहना है वोटर्स को। वहीं दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को, जो इलीगल इमिग्रेशन का इशू है, बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू है, बॉर्डर खुला है तो उससे इलीगल इमिग्रेंट्स काफी आ जाते हैं, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, उसकी सोशल अरेंजमेंट पे काफी प्रेशर पड़ता है, उसको मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं अमेरिका सिक्योर रहे आने वाले समय में, वो ऑक्यूपाइड ना हो जाए कहीं बाहर से आने वाले लोगों से, तो आप मुझे वोट करिए। तो हम देखते हैं बड़ा सेंसिटिव इश्यूज मुद्दे उन्होंने चुने हैं जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने, और अपील करी है वोटर्स से कि वो उनको सपोर्ट करे। वोटर्स क्या डिसीजन लेते हैं उस पर निर्भर करेगा कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। वोटिंग की प्रक्रिया अगर हम बात करें, मैंने बताया आपको कि अर्ली वोटिंग का यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो काफी डेमोक्रेसीज में नहीं होता है। तो अर्ली वोटिंग के जरिए करीब आधे लोगों ने करीब वोट वो अपना दे चुके हैं, अपना मत दे चुके हैं। 5 नवंबर को इलेक्शन डे है, जो कि फाइनल वोटिंग डे आप मान सकती हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो है वोटिंग होगी। अमेरिका में जो है 3 अलग अलग मल्टीपल टाइम डिफरेंसेस भी हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया, जो कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच करीब 3 घंटे का फर्क है। तो जब मैं कह रहा हूं कि सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक वोटिंग होगी, तो हमें इस टाइम डिफरेंस को भी अकाउंट में लेना होगा। और एक बार 7 बजे तक जब वोटिंग समाप्त हो जाए तो बहुत जल्द यहां से ट्रेंड आने शुरू हो जाते हैं। और अमेरिका का जो वोटिंग सिस्टम है वो फेडरल वोटिंग सिस्टम है। यहाँ पे जैसे भारत में होता है एक इलेक्शन कमीशन है जो पूरे देश में इलेक्शन करवाता है, अमेरिका में वैसा नहीं है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, वो अपनी प्रक्रिया से इलेक्शन करवाते हैं। तो कोई स्टेट धीरे धीरे काउंटिंग करता है, कोई बहुत तेजी से वोट गिनता है। तो अलग अलग स्टेट से धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू होते हैं। तो इसका हमें इंतजार करना होगा कि सारे स्टेट्स जब अपने रिजल्ट्स दे दें तो उस पर निर्धारित होता है कि राष्ट्रपति अगला कौन बनेगा। जी यहाँ हमारे साथ अमृतपाल भी जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, आप भी ग्राउंड जीरो पे इस समय मौजूद हैं और यूएस इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से 5 नवंबर का दिन निर्णायक दिन है, ऐसे में नतीजे आने में कुछ दिन लगेंगे, कब तक नतीजे आ जाएंगे और कब होगा नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण? जी देखें, जैसे शुभेंदु कह रहे थे कि यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही 7 बजे वोटिंग ख़त्म होती है, उसके बाद जो टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं वो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स हर काउंटी में रहते हैं। काउंटी या एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होती है, जैसे आपके ज़िला होता है, तो वहाँ पर वो उनके पास आंकड़े आने शुरू हो जाते हैं। तो आंकड़ों के बेसिस पर वो ये करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि इलेक्शन किधर को जा रही है। यहाँ पर सिस्टम वैसा नहीं है, फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं है। अगर आप बड़ी स्टेट जैसे कैलिफोर्निया में हैं या किसी भी स्टेट में हैं, आप आधे से ज़्यादा वोट्स ले जाते हैं, सीटें ले जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की, तो द विनर टेक्स इट ऑल सिस्टम है। पूरा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए उधर चला जाता है। तो टीवी नेटवर्क्स जो तो डिसाइडेड, जो स्टेट्स ट्रेडिशनली रेड रही हैं या ब्लू रही हैं, वहाँ पर आसान होता है। तो उनके नतीजे करीब 2 घंटे 3 घंटे बाद ट्रेंड्स आने शुरू हो जाते हैं और क्लियर हो जाता है। स्विंग स्टेट्स पर क्योंकि इस बार काफ़ी कांटे की टक्कर है, जो आप लेटेस्ट अगर पोल सर्विस भी देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना कॉलेज का जो आया है, काफ़ी कांटे की टक्कर है। जो डिफरेंस है, कई जगहों पे टाइड हैं, पेंसिल्वेनिया में टाइड है, मिशिगन में टाइड हैं, कुछ और स्टेट्स में 1-2 परसेंटेज पॉइंट्स का फ़र्क है। मार्जिन ऑफ एरर वो जनरली 3% लेके चलते हैं, तो इसका मतलब है वो कहीं भी जा सकती हैं। तो उसकी लास्ट टाइम तक वो देखते हैं। बाकी प्रोसेस फाइनल जो फिगर्स होती हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट्स को गिनते गिनते बहुत वक्त लग जाता है, वो कभी कभी पहुंचते और वक्त ले लेती हैं।
पर आपको दो तीन दिन में ये क्लियर हो जाता है कि विनर कौन है। अगर इलेक्शन बहुत ही क्लियर रही तो दूसरी सुबह तक 6 तारीख तक आपको पता लग जाएगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। जी तो बेहद ही कांटे की टक्कर नजर आ रही है ट्रंप और कमला हैरिस के बीच इस समय। शुभेंदु और अमृतपाल, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कनाडा में एक बार फिर खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर और वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं पर हमला किया है। जी हां, ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है और इस हमले को लेकर कड़ी निंदा भी की जा रही है। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलिव्रे ने खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस बीच टोरंटो के सांसद केविन वोंग ने भी हमले की निंदा की और कहा है कि कनाडा कट्टरपंथियों के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह बन गया है। कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने भी मंदिर पर हमले की निंदा की है और कहा है कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने रेखा पार कर ली है, जो कि वृद्धि को उजागर करता है। और नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की और जानते हैं विभिन्न शहरों और राज्यों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे, भावना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।